प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में जितना सीधा लगता है अंदर से उतना ही पेचीदा है। 18 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं और बड़े भावुक मन से कहते हैं, मैं देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगता हूं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 17 अप्रैल 2026 को संसद में सरकार जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लेकर के आई थी वो गिर गया। 298 वोट पक्ष में पड़े लेकिन 230 वोट विपक्ष में पड़ गए। बिल पास होने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विपक्ष को कोसा और कहा कि उन्होंने महिलाओं के हक मारे हैं। अब आप सोचेंगे कि सरकार तो बीजेपी की है, उनके पास तो बहुमत है, फिर बिल कैसे गिर गया। साथियों, यह कोई आम बिल नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जब संविधान में बदलाव होता है तो 2/3 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी सदन में मौजूद हर 100 में से 66 सांसदों की हाँ मंजूरी चाहिए। वर्तमान एनडीए सरकार के गठबंधन के पास 50% बहुमत तो है, लेकिन अकेले बीजेपी या सरकार के पास 2/3 का वो जादुई आंकड़ा नहीं है। बिना विपक्ष के समर्थन के वो संविधान नहीं बदल सकते और विपक्ष ने इसी का फायदा उठाया। एक आम इंसान के तौर पर जब हम यह सुनते हैं तो हमें लगता है, अरे विपक्ष तो बहुत बुरा है, सरकार महिलाओं का कितना भला सोच रही है। लेकिन साथियों, राजनीति में जो सामने दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अब यहीं से हमें सवाल पूछने हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से माफ़ी मांगी तो एक बात दिल में चुभी। हम सबको याद है साल 2023 का वो खौफनाक मंजर, जब मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था। जब मणिपुर जल रहा था, देश भर में हाहाकार मचा था, तब महीनों तक संसद के अंदर इस मुद्दे पर खामोशी क्यों छाई रही। सरकार के ही एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ लाखों अपराध जैसे रेप और घरेलू हिंसा दर्ज होते हैं। तो सवाल यह है कि जब मणिपुर जल रहा था, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब तो लाइव आकर यह नहीं कहा जाता कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर आज यह भावुकता क्यों? अचानक महिला आरक्षण की इतनी याद क्यों आई? और आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल हो जाने के बाद भी मणिपुर में रंच मात्र भी सुधार नहीं हुआ है। वहाँ अब भी हिंसा हो रही है और हजारों लोग, माताएं और बहनें न्याय के लिए सड़कों पर हैं। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ की महिलाएं इस बिल और आरक्षण के हकदार नहीं हैं? इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अब समझते हैं, क्या विपक्ष सच में महिलाओं का दुश्मन है? अगर आप ट्विटर खोलकर देखें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों या समाजवादी पार्टी और डीएमके के नेता, सब एक सुर में सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो यह नहीं कह रहा कि महिलाओं को आरक्षण मत दो। विपक्ष कह रहा है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल कर रही है, जिसे कहते हैं परिसीमन, डिलिमिटेशन। अब यह परिसीमन क्या बला है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक गांव के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं। पिता ने कहा, जो कम बच्चे पैदा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। पहले बेटे ने समझदारी दिखाई और सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए। दूसरे ने बात नहीं मानी और 10 बच्चे पैदा कर लिए। अब जब संपत्ति यानी संसद की सीटों के बंटवारे का वक्त आया तो पिता कह रहा है कि चूंकि दूसरे बेटे के पास 10 बच्चे हैं, इसीलिए जमीन का बड़ा हिस्सा उसे मिलेगा, और जिसने बात मानकर जनसंख्या रोकी उसकी जमीन कम कर दी गई। बिल्कुल यही खेल देश में चल रहा है। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल की और उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। सरकार जो नया परिसीमन बिल लाई है उसमें यूपी, बिहार की लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की घट जाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार 2029 के चुनावों के लिए देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने महिला आरक्षण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया कि अगर विपक्ष इसका विरोध करेगा तो हम कहेंगे कि ये लोग महिला विरोधी हैं। अब इस परिसीमन में महिला आरक्षण कैसे काम करेगा और विपक्ष सरकार से 543 सीटों पर ही क्यों लड़ रहा है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर उबल रहा होगा कि आखिर यह परिसीमन और आरक्षण एक साथ कैसे जुड़ गए, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। याद है, मैंने अभी आपको एक पिता, उसके 2 बेटों और ज़मीन के बंटवारे का उदाहरण दिया था। बस उसी बंटवारे के सरकारी नाम को राजनीति की भाषा में परिसीमन, डिलिमिटेशन कहते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका एक गांव है। 20 साल पहले उस गांव में 1000 लोग रहते थे। तब गांव को 4 वार्डों हिस्सों में बांटा गया था और 4 सभासद चुने जाते थे।
अब 20 साल बाद गांव के एक हिस्से में आबादी बहुत बढ़ गई और दूसरे हिस्से में लोग कम हो गए। तो क्या पुराने 4 वार्डों से काम चलेगा? नहीं। सरकार क्या करेगी, वो पूरे गांव की गिनती, जनगणना करेगी और गांव की ज़मीन पर नई लकीर खींचेगी ताकि हर वार्ड में बराबर लोग हों। इसी नई लकीर खींचने और सीटें तय करने को परिसीमन कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत यह काम परिसीमन आयोग करता है। पर इसे लेकर दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, अभी वीडियो में इस बारे में आगे समझेंगे। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन। इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आज 2026 में जो लोग कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं के लिए नया कानून लाई है, वो बिल्कुल गलत है। यह नारी शक्ति वंदन कानून असल में साल 2023 में ही पास हो चुका था, पर अभी आपको नया कानून और बिल बोलकर भरमाया जा रहा है, क्योंकि आप सच जानना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि कोई बड़ा नेता या व्यक्ति जो आपको शब्दों के भंवर में फंसा रहा है, वह जो बोल रहा है वही सही है। इस नारी शक्ति वंदन कानून को संसद में 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था और पास होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन बन गया था। जब 2023 में यह बिल पेश हुआ था तो विपक्ष ने भी खुलकर समर्थन किया था। तो फिर 2026 में संसद में क्या हुआ जो बिल गिर गया? असल में 2026 में सरकार 2023 के इस कानून के आर्टिकल 334A में लिखे परिसीमन के पेज को लागू करने या उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर यह सारा बवाल हुआ। इस आर्टिकल 334A के खतरनाक खेल के बारे में हम वीडियो में आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आरक्षण के इस गणित को समझिए। 2023 का कानून कहता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी हर 3 में से 1 सीट। मान लीजिए परिसीमन के बाद आपके जिले में लोकसभा की कुल 3 सीटें A, B, C तय हो गई, तो चुनाव आयोग इन 3 में से किसी एक सीट, मान लीजिए सीट ए पर लाल ठप्पा लगा देगा कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या बीजेपी, सपा या कांग्रेस अलग अलग सीटों पर महिला उतार सकती हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने जिस सीट ए को रिजर्व कर दिया, अब उस सीट पर भारत की हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, को कानूनन सिर्फ और सिर्फ एक महिला को ही टिकट देना पड़ेगा। उस सीट ए पर कोई भी पुरुष उम्मीदवार पर्चा तक नहीं भर सकता। चुनाव केवल महिलाओं के बीच होगा और जीतेगी भी कोई महिला ही। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह सीट ए जिंदगी भर के लिए, आजीवन महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएगी? नहीं, इसे कहते हैं रोटेशन सिस्टम। लेकिन साथियों, यह ग्राम पंचायत की तरह हर 5 साल में नहीं बदलेगा। नए कानून के हिसाब से जब भी देश में अगला परिसीमन, डिलिमिटेशन होगा, तब यह सीट सामान्य हो जाएगी और इसकी जगह कोई दूसरी सीट, सीट बी या सी, महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, ताकि हर इलाके को एक महिला का नेतृत्व मिले। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि हर 3 में से 1 कुर्सी पर हमारी माताएं, बहनें बैठेंगी। तो फिर 17 अप्रैल 2026 को संसद में पेच कहाँ फंस गया? पेच फंसा तारीख और शर्त पर। सरकार ने बिल में चुपके से एक लाइन लिख दी कि हम महिलाओं को आरक्षण तो देंगे, लेकिन आज नहीं। पहले हम पूरे देश की आबादी गिनेंगे, जनगणना करेंगे, फिर पूरे देश की सीटों का बंटवारा करेंगे, परिसीमन, और उसके बाद जो नई सीटें बनेंगी उन पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। विपक्ष ने यही बात पकड़ ली और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल, जिसका सीधा असर हमारे यूपी, बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक पड़ने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि अरे भाई, जब आज हमारे पास लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो आप आज ही इन 543 का 33% यानी 181 सीटें महिलाओं को क्यों नहीं दे देते? आप 2026 के परिसीमन का और नई सीटें बढ़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की राजनीति इतनी गहरी है जो आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। सोचिए, अगर आज ही 543 सीटों में से 181 सीटें अचानक महिलाओं के लिए फिक्स कर दी जाएं तो क्या होगा? आज जो 181 बड़े बड़े दिग्गज पुरुष सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उन कुर्सियों पर बैठे हैं, उनका टिकट रातों रात कट जाएगा, उनकी राजनीति और कुर्सी छिन जाएगी, जिस पर वो सालों से दीमक की तरह चिपक कर बैठे हैं। सरकार जानती है कि अगर उसने अपने ही दिग्गज पुरुष नेताओं का टिकट काटा तो पार्टी के अंदर नेताओं में बगावत हो जाएगी। इसलिए सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि हम पुरानी 543 सीटों को नहीं छेड़ेंगे, पहले हम परिसीमन कराएंगे,
जब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 के पार हो जाएंगी, तब जो एक्स्ट्रा नई सीटें बनेंगी हम उनमें से महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाए और पुराने जमे हुए पुरुष नेताओं की कुर्सियां भी बच जाएं। लेकिन इसी सीटें बढ़ाने के चक्कर में दक्षिण भारत और पूर्वी राज्य भी भड़के हुए हैं। तमिलनाडु और केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्य भी आज नाराज हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की तरह पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्य ने भी जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया है। आज वहां आबादी बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। अब उन्हें डर है कि आबादी कंट्रोल करने के इस अच्छे काम की सजा उन्हें 2026 के परिसीमन में मिलेगी। उन्हें डर है कि नए परिसीमन में उत्तर भारत, यूपी, बिहार की सीटें बेतहासा बढ़ जाएंगी और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण राज्यों की संसद में ताकत और आवाज कमजोर कर दी जाएगी। अभी हमने समझा कि कैसे हमारे देश में नेता परिसीमन और 543 सीटों के डर से महिलाओं के आरक्षण को 2029 तक टालने का खेल खेल रहे हैं। हम दिन रात टीवी पर विश्व गुरु और नारी शक्ति के बड़े बड़े नारे सुनते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम राजनीति में महिलाओं को हक देने की बात करते हैं तो दुनिया के नक्शे पर हम कहाँ खड़े हैं, एक बहुत छोटे से देश रवांडा के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यह अफ्रीका का एक बेहद गरीब और छोटा सा देश है। 1994 में वहाँ एक भयानक गृह युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए। उस युद्ध में सबसे ज़्यादा पुरुष मारे गए थे। जब देश तबाह हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने देश को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा की संसद में 61% से ज़्यादा महिलाएं हैं। जी हाँ, दुनिया में नंबर 1। हर 100 में से 61 कुर्सियों पर महिलाएं बैठती हैं। वहाँ किसी नेता ने यह नहीं कहा कि पहले परिसीमन करेंगे तब महिलाओं को हक देंगे। उन्होंने बस ठान लिया और कर दिया। अब थोड़ा यूरोप की तरफ चलते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों को देखिए। वहाँ कोई ज़बरदस्ती का सरकारी कानून या आरक्षण नहीं थोपा गया है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने खुद से तय किया कि हम आधे टिकट पुरुषों को देंगे और आधे महिलाओं को। आज वहाँ की संसद में लगभग 40 से 46% महिलाएं हैं और इसका नतीजा क्या है? वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के विकास की नीतियाँ दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। और अब बात अपने प्यारे देश भारत की करते हैं। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2024 में जो हमारी 18वीं लोकसभा बनी उसमें 543 सीटों में से कितनी महिलाएं जीत कर आईं? सिर्फ 74 महिलाएं, यानी मुश्किल से 13 से 14% के आसपास। अगर हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की पूरी दुनिया की लिस्ट देखें तो 190 से ज़्यादा देशों की लिस्ट में हमारा भारत 140वें नंबर के आसपास धक्के खा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी महिलाओं को संसद में भेजने के मामले में हमसे बेहतर स्थिति में रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत इतना पीछे क्यों है? क्या हमारे देश की महिलाएं कमज़ोर हैं? बिल्कुल नहीं। कल्पना चावला से लेकर गांव में खेत जोतने वाली महिला तक सबने अपनी ताकत साबित की है। हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश की राजनीति में एक महिला को टिकट देना रिस्क माना जाता है। नेताओं को लगता है कि महिला चुनाव कैसे लड़ेगी, गुंडों का सामना कैसे करेगी, पैसा कहां से लाएगी। दुनिया के देशों ने इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाई और महिलाओं को आगे कर दिया। और हमारे देश में 1996 से लेकर आज 2026 तक पूरे 30 साल में हम सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और जब 2023 में बिल पास भी हुआ तो उसे परिसीमन नाम के पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब जरा अपनी याददाश्त के घोड़ों को थोड़ा पीछे दौड़ाइए। याद है आपको सितंबर 2023, नई संसद बनी थी, विशेष सत्र बुलाया गया था। सरकार ने ढोल नगाड़ों के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। उस वक्त टीवी एंकर चीख चीख कर कह रहे थे कि देखिए जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने कर दिखाया। सरकार के मंत्रियों ने संसद से बाहर आकर मिठाइयाँ बांटी थीं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे अगले ही दिन से महिलाओं को संसद की कुर्सियां मिल जाएंगी। विपक्ष ने उस वक्त भी बिल का समर्थन किया था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। सबने 2023 में एक बात साफ कर दी थी कि हम बिल के साथ हैं, लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग, OBC, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का कोटा कहाँ है और इसे तुरंत लागू क्यों नहीं कर रहे हो? परिसीमन का झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हो? और विपक्ष की वो चेतावनी आज अप्रैल 2026 में 100% सच साबित होती दिख रही है।
जो सरकार 2023 में नारी शक्ति का क्रेडिट ले रही थी, आज अप्रैल 2026 में जब बिल 2/3 बहुमत ना मिलने से गिरा तो वही सरकार सारा दोष विपक्ष पर मढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी आकर क्षमा मांग रहे हैं। अगर आप विपक्ष के ट्विटर हैंडल्स देखें तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता सीधे तौर पर सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आपकी नीयत सच में साफ थी तो आपने 543 सीटों पर आज ही महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? आपने इसे 2026 के परिसीमन और दक्षिण भारत के सीटें कम करने की साजिश के साथ क्यों बांधा? विपक्ष साफ कह रहा है कि यह महिला आरक्षण का बिल था ही नहीं, यह तो परिसीमन का जाल था। सरकार चाहती थी कि विपक्ष इस बिल का विरोध करे ताकि चुनाव में वो जनता से कह सके कि देखिए विपक्ष महिलाओं का विरोधी है। जैसा कि वर्तमान समय में आपको देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं द्वारा विपक्ष के विरोध में प्रदर्शन दिख भी रहा है। पर मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल 99% महिलाओं को यह तक नहीं पता कि यह आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन बिल है क्या, इसमें महिलाओं को लाभ क्या मिलेगा और क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में 99% महिलाओं को पता नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला कह रही थी कि हम तो प्रदर्शन में इसलिए शामिल हैं कि हमें बिजली बिल माफ करवाना है। इस बिल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, जो हो रहा ठीक है, हो रहा, जब कम हो जाएगा तो अच्छी बात। क्या कम हो जाना चाहिए? बिल कौन सा बिल? बिजली का ये भी बिजली का बिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप इस तरह के नैरेटिव और मेंटलिटी को समझिए कि किस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए या फिर विपक्ष को डिग्रेड करने के लिए, किस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है। मैं यहाँ किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं आपको बस जो सच्चाई है वह बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इस तरह की सच्चाई को देख भी रहे हैं। अगर फिर भी आप सामने वाले को किसी पार्टी विशेष का टैग दे रहे हैं तो यह आपकी मेंटलिटी है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते कि सही गलत क्या है, सच क्या है, और जानते हैं अगर विपक्ष विरोध ना करे तो सरकार दक्षिण भारत की सीटें कम करके और यूपी बिहार की सीटें बढ़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर ले। क्योंकि आप नक्शा उठाकर देख लीजिए, आज दक्षिण भारत के राज्यों में या तो कांग्रेस की सरकार है या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की सरकारें हैं। वहीं उत्तर भारत में लगभग 90% राज्यों में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कब्जा है। यानी जो जनता यह सोच रही थी कि यह लड़ाई हमारी माताओं बहनों के हक की है, असल में वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 2029 की शतरंज बिछाने की है। महिलाओं को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया और इस शतरंज में सबसे बड़ा खेल होने वाला है सीटों के गणित का। कैसे 543 सीटें बढ़कर 800 के पार हो जाएंगी और कैसे यह पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नक्शा बदल देगा। अब आप इस 543 नंबर के गणित को जरा ध्यान से समझिए। यही वो नंबर है जिसने हमारी माताओं बहनों के 33% आरक्षण को बंधक बना रखा है। अब आप सोचेंगे कि सर इस 543 के नंबर में ऐसा क्या जादू है और यह जादुई कहानी शुरू कहाँ से होती है। दरअसल कहानी आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू होती है। शुरुआत में हमारे संविधान का नियम था कि हर 10 साल में जब जनगणना सेंसस होगी तो उसके हिसाब से परिसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी। जनगणना के बाद के साल 1952, 1962 और 1972 में ऐसा हुआ भी और सीटें बढ़ती गईं। लेकिन 1971 की जनगणना के बाद सरकार ने देखा कि देश की आबादी तो बेतहाशा बढ़ रही है, अगर ऐसे ही आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ती रहेंगी तो संसद में बैठने की जगह ही नहीं बचेंगी। इसीलिए साल 1976 42वें संविधान संशोधन में सरकार ने सीटों की संख्या 543 पर फ्रीज कर दी, यानी रोक लगा दी। तय हुआ कि साल 2000 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी ताकि इस बीच राज्य अपनी आबादी को कंट्रोल करें। अब कहानी में आता है महिलाओं का एंगल। जब सीटों पर रोक लगी हुई थी उसी बीच साल 1996 में पहली बार संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल 81वां संशोधन लाया गया, लेकिन तब संसद में बैठे रसूखदार नेताओं ने इसे पास नहीं होने दिया और बिल गिर गया। फिर आया साल 2001। 1976 में जो सीटों पर रोक लगी थी वो साल 2000 में ख़त्म हो रही थी। तब की सरकार, वाजपेयी सरकार ने देखा कि दक्षिण भारत के राज्यों ने तो अपनी आबादी कंट्रोल कर ली है, लेकिन यूपी बिहार की आबादी अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी सीटें बढ़ाईं तो दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा। इसीलिए साल 2001 में एक नया कानून लाया गया, 84वां संविधान संशोधन। इस कानून ने उस पुराने ताले को फिर से बंद कर दिया और लिख दिया कि साल 2026 तक लोकसभा की सीटें 543 ही रहेंगी, चाहे आबादी कितनी भी बढ़ जाए।
अब ध्यान दीजिए, 1996 में महिलाओं का बिल अटका और 2001 में परिसीमन पर 25 साल का ताला लग गया। आज हम 2026 में आ गए हैं, यानी 2001 से लेकर 2026 के वो 25 साल पूरे हो गए। अब वो ताला खुलने वाला है। अब जो नया परिसीमन होगा वो पुरानी 1971 की आबादी पर नहीं बल्कि नई जनगणना पर होगा। अब यहीं से शुरू होता है असली खेल। आपने देखा होगा कि सरकार ने जो नई संसद बनाई है उसमें लोकसभा के अंदर 888 सांसदों के बैठने की जगह है। सोचिए, जब सीटें 543 हैं तो 888 कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं? क्योंकि सरकार जानती है कि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने वाली हैं। अब समझिए यूपी बिहार का पेचीदा गणित। हमारा उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। आज यूपी के पास लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में यूपी और बिहार की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है, अगर नई आबादी के हिसाब से परिसीमन हुआ तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और अमेरिका की मशहूर रिसर्च कंपनी कार्नेगी एंडाउमेंट का अनुमान है कि यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 143 के पार जा सकती हैं और बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 79 के पार जा सकती हैं। यानी सिर्फ यूपी और बिहार मिलाकर ही 220 से ज़्यादा सीटें दे देंगे। दिल्ली की गद्दी का रास्ता सीधे तौर पर सिर्फ उत्तर भारत से होकर गुजरेगा। अब इस गणित को महिला आरक्षण से जोड़कर देखिए, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज यूपी में 80 सीटें हैं। अगर सरकार आज ही 33% महिला आरक्षण लागू कर दे तो 80 में से 26 सीटें महिलाओं को देनी पड़ेंगी, यानी पुरुषों के लिए सिर्फ 54 सीटें बचेंगी। इसका मतलब है कि आज जो 80 बड़े बड़े पुरुष नेता कुर्सियों पर जमे हैं उनमें से 26 का टिकट कट जाएगा। नेता बगावत कर देंगे। इसीलिए सरकार ने परिसीमन का मास्टर स्ट्रोक खेला। सरकार ने कहा है कि थोड़ा रुको, 2026 में यूपी की कुल सीटें 80 से बढ़ाकर 143 कर देते हैं। जब कुल 143 सीटें हो जाएंगी तब हम उसका 33% यानी करीब 47 सीटें महिलाओं को दे देंगे। अब जादू देखिए, 143 में से 47 सीटें महिलाओं को देने के बाद भी पुरुषों के लिए कितनी सीटें बचेंगी? 96 सीट्स, 96 सीटें। यानी जो पुरुष नेता आज 80 सीटों पर बैठे हैं, आरक्षण लागू होने के बाद उनकी सीटें घटने के बजाय बढ़कर 96 हो जाएंगी। किसी भी पुराने पुरुष नेता का टिकट नहीं कटेगा, सबकी कुर्सी बच जाएगी और नारी शक्ति का डंका भी बज जाएगा। यानी सच यह है कि राजनीति में किसी को महिलाओं की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की। महिलाओं के हक को सिर्फ इसीलिए रोक कर रखा गया है ताकि जब यूपी बिहार की नई सीटें बढ़ें तो बिना किसी पुरुष नेता का टिकट काटे नारी शक्ति का नारा लगाया जा सके। लेकिन जहां एक तरफ यूपी बिहार के नेता इस नए परिसीमन से खुश हैं और मौज में हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के नक्शे के नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों की जो इस परिसीमन के नाम से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी सजा उन्हें 2026 में मिल रही है। अब जरा इस लाल रंग वाले हिस्से यानी हमारे दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि की तरफ देखिए। ये राज्य इस वक्त खौफ में है और इनका खौफ बिल्कुल जायज है। 1970 के दशक में भारत सरकार ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग। दक्षिण भारत की सरकारों ने दिन रात मेहनत की, शिक्षा बढ़ाई, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक किया और अपनी आबादी को कंट्रोल किया। आज केरल और तमिलनाडु में जन्म दर, फर्टिलिटी रेट दुनिया के विकसित देशों के बराबर आ चुकी है। दूसरी तरफ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस नीति पर ध्यान नहीं दिया और आबादी रॉकेट की तरह बढ़ती गई। अब जो 2026 में परिसीमन का नया नियम आ रहा है वो कहता है कि सीटें नई आबादी के हिसाब से बटेंगी। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो जहां यूपी की सीटें 80 से 143 हो जाएंगी, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें या तो उतनी ही रह जाएंगी या कम हो जाएंगी। यानी दिल्ली की गद्दी पर दक्षिण भारत की आवाज़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। अब आपको समझ आया होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से लेकर केरल और कर्नाटक के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर महिलाओं के 33% आरक्षण को परिसीमन के साथ बांध दिया है। सरकार चाहती है कि हम परिसीमन के डर से इस बिल का विरोध करें तो वो पूरे देश में ढिंढोरा पीट दें कि देखो दक्षिण वाले महिलाओं के दुश्मन हैं।
दक्षिण के नेता साफ कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर आरक्षण देना ही है तो आज की 543 सीटों पर दो, हमें आबादी रोकने या जनसंख्या न बढ़ाने की सजा मत दो। अगर हमारी संसद में सीटें कम हो गई तो कल को केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा और बजट भी हमें कम मिलेगा, यानी अच्छा काम करने वालों को डबल सजा। अब आप सोचिए, अगर हम परिसीमन के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे तो हम भारत के अंदर किस तरह का राजनीतिक उग्रवाद को पैदा करेंगे। हम एक तरफ के भारत को खुश करने के लिए दूसरी तरफ के भारत को विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं ऐसा करके। तो साथियों, जो बिल टीवी पर नारी शक्ति के नाम से बेचा जा रहा था, उसके पर्दे के पीछे देश को उत्तर बनाम दक्षिण, नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटने की कितनी गहरी साजिश रची गई है, यह अब आपके सामने है। लेकिन रुकिए, बवाल सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं है। हमारे अपने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस बिल को बहुत बड़ा धोखा मान रहा है, और वो वर्ग है हमारे दलित, शोषित, आदिवासी और पिछड़े समाज की महिलाएं, जो हमारे देश के गांव देहात, शोषित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग से आती हैं। आज हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में संविधान के नियमों के हिसाब से इन 543 में से 131 सीटें दलित, एससी और आदिवासी एसटी समाज के लिए पहले से फिक्स रिजर्व हैं। सरकार का यह नया महिला आरक्षण बिल कहता है कि इन 131 सीटों का 33% महिलाओं को दिया जाएगा, यानी 131 में से करीब 43 सीटों पर सिर्फ एससी एसटी महिलाएं ही लड़ेंगी। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब 131 में से 43 सीटें मिलेंगी तो 2026 के बाद जो परिसीमन होगा और सीटें बढ़कर 800 से ज़्यादा हो जाएंगी तो एससी एसटी महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यह है कि जब परिसीमन में कुल सीटें 543 से बढ़कर 800 के पार हो जाएंगी तो एससी एसटी समाज की 131 सीटें भी आबादी के हिसाब से बढ़कर 190 या 200 के पार हो जाएंगी, और तब उन 200 सीटों का 33% यानी करीब 66 सीटें एससी एसटी महिलाओं को मिलेंगी, यानी उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो संविधान ने अपना काम कर दिया और यह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन असल धोखा कहाँ हुआ है? असली धोखा हुआ है बाकी बची हुई जनरल सीटों पर। देश के बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने सवाल उठाया है कि एससी एसटी की सीटें तो संविधान में पहले से फिक्स हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सामान्य वर्ग जनरल ईडब्ल्यूएस की गरीब महिलाओं का क्या? बिल में इनके लिए कोई अलग से कोटा नहीं रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एससी एसटी की सीटों को छोड़कर महिलाओं के लिए जो बाकी जनरल सीटें रिजर्व होंगी उन पर लड़ने के लिए देश की हर महिला आज़ाद होगी। अब आप खुद एक निष्पक्ष इंसान की तरह दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आज के समय में चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए लगते हैं। एक तरफ किसी बड़े अरबपति, बाहुबली नेता या मंत्री की पढ़ी लिखी पैसे वाली पत्नी या बेटी चुनाव में खड़ी हो, और दूसरी तरफ हमारे गांव देहात की कोई पिछड़े वर्ग की महिला, कोई अल्पसंख्यक महिला या फिर कोई सामान्य वर्ग की कोई बहुत ही गरीब किसानी करने वाली महिला जो पढ़ी लिखी समझदार है पर वो अमीर नहीं है, रसूखदार नहीं है, वह चुनाव में खड़ी हो, तो क्या वो गरीब महिला उस रसूखदार अरबपति महिला का मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। वो गांव की असली महिला तो पर्चा भरने के लिए पैसे भी जुटा नहीं पाएगी और चुनाव से पहले ही हार जाएगी। यही कारण है कि पूरे देश में यह डर पैदा हो गया है कि देश की इन 33% कुर्सियों पर सिर्फ और सिर्फ अमीर और बड़े रसूखदार घरानों की महिलाएं आकर बैठ जाएंगी। महिलाओं के आरक्षण की आड़ में यह लड़ाई पुरुष बनाम महिला नहीं बल्कि अमीर महिला बनाम गरीब महिला की हो जाएगी। चाहे वो गरीब महिला ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या जनरल कैटेगरी की हो, वो खेत की मेड़ पर ही खड़ी रह जाएगी। और सत्ता से कमजोर को बाहर रखने का यह खेल आज का नहीं है, यह लड़ाई दशकों पुरानी है। हमारे महान समाज सुधारकों ने बहुत पहले ही भाप लिया था कि जब तक सत्ता में आखिरी पायदान के व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। आज जो नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए परिसीमन और तारीखों का खेल खेल रहे हैं, उनके लिए इन महान विभूतियों का इतिहास बहुत बड़ा तमाचा है। हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, लेकिन क्या आप जानते हैं जब सच में महिलाओं को ताकत देने की बात आई थी तो इतिहास में क्या हुआ था? आइए मैं आपको साल 1951 में ले चलता हूँ। देश आज़ाद हो चुका था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। वो संसद में एक बिल लेकर आए जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। इस बिल में पहली बार महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक और तलाक का अधिकार दिया जा रहा था, लेकिन उस वक्त की संसद में बैठे बड़े बड़े रसूखदार पुरुष नेताओं ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया।
वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को आज़ादी और ताकत मिले। जब अंबेडकर जी ने देखा कि महिलाओं के हक का यह बिल पास नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्ता की मलाई नहीं खाई। डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत कानून मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी और इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। सोचिए, एक तरफ वो बाबा साहब थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्सी छोड़ दी, और एक तरफ आज 2026 के नेता हैं जो अपनी कुर्सियां बचाने के लिए महिलाओं के 33% आरक्षण को परिसीमन के पिंजरे में कैद करके बैठे हैं। कितना बड़ा फर्क है। अब जरा माता सावित्रीबाई फूले को याद कीजिए। 1848 में जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला तो समाज के ठेकेदारों ने उन पर कीचड़ और पत्थर फेंके। क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग जानते थे कि अगर एक गरीब या शोषित घर की महिला पढ़ लिख गई और सत्ता तक पहुंच गई तो वो उन नीतियों को बदल देगी जो सिर्फ अमीरों के लिए बनती हैं। और यह बात सिर्फ इतिहास नहीं है। आज दुनिया की जानी मानी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो की भारत पर की गई रिसर्च बिल्कुल यही साबित करती है। एस्थर डुफ्लो ने भारत की ग्राम पंचायतों पर सालों रिसर्च की और बताया कि जब कोई असली जमीनी महिला ग्राम प्रधान बनती है, रसूखदार प्रधानपति की पत्नी नहीं बल्कि एक आम महिला, तो वो गांव के बजट को बदल देती है। पुरुष प्रधान अक्सर उस बजट को सड़क बनवाने में लगाते हैं जहां ठेकेदारी और कमीशन का खेल होता है, लेकिन एक महिला प्रधान उस पैसे को पीने के पानी, हैंडपंप, स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च करती है। यानी बड़े समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों का यह साफ मानना है कि अगर गांव देहात की गरीब, पिछड़ी, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं दिल्ली की संसद तक पहुंच गईं तो देश का बजट पूंजीपतियों के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य की तरफ मुड़ जाएगा। और शायद यही वो असली डर है जिसके कारण आज तक इन महिलाओं को संसद के दरवाजे के बाहर रखा गया है। लेकिन साथियों, भले ही नेता कितना भी खेल खेल ले, हमारे देश का संविधान हर किसी से ऊपर है। इस नए नारी शक्ति वंदन बिल के तहत संविधान में कुछ नए कानून और आर्टिकल जोड़े गए हैं जिन्हें आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पर पता होना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद में जो नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ वो संविधान में जुड़ने वाला 106वां संशोधन 106th अमेंडमेंट था। इस संशोधन ने संविधान में कुछ नए आर्टिकल्स जोड़ दिए। मान लीजिए यह एक नया नियम आया, आर्टिकल 330A। इसने कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। फिर आया आर्टिकल 332A। इसने कहा कि राज्य की विधानसभाओं में जहां विधायक बैठते हैं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने टीवी या अखबारों में कोई विज्ञापन देखा होगा जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि बधाई हो, आपको 10 लाख रुपए की कार बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उस विज्ञापन के बिल्कुल नीचे कोने में एक छोटा सा स्टार बना होता है जिसे कोई नहीं पढ़ता। उस स्टार का मतलब होता है शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी एक ऐसा ही स्टार लगाया गया है और उस स्टार का नाम है आर्टिकल 334A। यही वो आर्टिकल है जिसने महिलाओं के इस पूरे आरक्षण को एक ऑफर से बदलकर एक भूल भुलैया बना दिया है। आइए इस 334A की 3 सबसे खतरनाक शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं। शर्त नंबर 1, इंतजार की घड़ी। यह आरक्षण आज से लागू नहीं होगा, यह तभी लागू होगा जब पहले देश की जनगणना सेंसस होगी और उस जनगणना के आधार पर नया परिसीमन डिलिमिटेशन होगा। यानी सरकार ने कह दिया है कि कार तो मिलेगी लेकिन तब मिलेगी जब 2026 के बाद हमारे गणित के हिसाब से सड़कें नहीं बनेंगी, यानी जनगणना और परिसीमन होगा। शर्त नंबर 2, 15 साल की एक्सपायरी डेट। आर्टिकल 334A साफ कहता है कि यह आरक्षण सिर्फ 15 सालों के लिए लागू होगा, यानी लगभग 3 लोकसभा चुनाव। 15 साल बाद यह अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर भविष्य की सरकार चाहेगी तो इसे आगे बढ़ाएगी। शर्त नंबर 3, रोटेशन या चक्री। जो सीट एक बार महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी, लेकिन हर चुनाव में नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी देश में अगला परिसीमन होगा तब सीटें रोटेट होंगी। अब एक तथ्य और समझिए, जैसे कि पिछले दरवाजे की राजनीति और सुरक्षित कुर्सियां। साथियों, हमारे देश के सिस्टम में 2 तरह के सदन होते हैं। एक वो जहां आप और हम यानी जनता लाइन में लगकर सीधे वोट देती है, इसे केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा कहते हैं।
लेकिन एक दूसरा सदन भी होता है जहां नेता बिना जनता के बीच गए, बिना धूप में पसीना बहाए, पिछले दरवाजे बैकडोर से सीधे सांसद या विधायक बन जाते हैं। इसे केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बिना चुनाव लड़े ये नेता अंदर जाकर करते क्या हैं? साथियों, असली ताकत तो इन्हीं के पास होती है। देश या राज्य का कोई भी बड़ा कानून तब तक पास नहीं हो सकता जब तक राज्यसभा या विधान परिषद के ये नेता उस पर अपनी मुहर ना लगा दें। ये नेता बिना कोई चुनाव लड़े सीधे सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, देश की बड़ी बड़ी नीतियां तय करते हैं और हजारों करोड़ का बजट चलाते हैं। अब सरकार का यह पक्षपात और चालाकी देखिए। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, लेकिन बड़ी ही खामोशी से इन्हीं पावरफुल राज्यसभा और विधान परिषद को इस बिल से पूरी तरह बाहर रखा गया। जब संसद में इस बिल पर बहस चल रही थी तब देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से यही सवाल पूछा था। अब यहाँ आपके मन में एक बहुत तार्किक सवाल आना चाहिए। जब आज तक इतिहास में राज्यसभा में किसी को SC ST को भी आरक्षण नहीं मिला, तो आज विपक्ष या कपिल सिब्बल जी जैसे वकील महिलाओं के लिए ये मांग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं साथियों। पहला कारण है 1996 की गीता मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट। 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था तब गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने साफ सिफारिश की थी कि महिलाओं को सिर्फ लोकसभा तक सीमित मत रखिए, समय के साथ उन्हें राज्यसभा और विधान परिषदों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा कारण सत्ता का दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स। विपक्ष सरकार से बहुत ही संयमित लेकिन तीखा सवाल पूछ रहा है कि जब गांव देहात में धूप में पसीना बहाकर चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप एक आम कार्यकर्ता का लोकसभा टिकट तो आसानी से काट देते हैं, लेकिन जब बात राज्यसभा की आती है जहां चुनाव प्रचार की झंझट नहीं होती, हारने का रिस्क नहीं होता, तो वहां बैठे बड़े बड़े और रसूखदार दिग्गज पुरुष नेता महिलाओं के लिए अपनी सुरक्षित कुर्सियों का त्याग क्यों नहीं करना चाहते? इसका सीधा सा संदेश जनता के बीच यही जा रहा है कि लोकसभा में तो वोट और तालियां बटोरने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया जाएगा, लेकिन जहां बिना पसीना बहाए नीतियां बनाने और कुर्सियों पर बैठकर राज करने की बात आएगी, वहां आज भी बड़े बड़े पुरुष नेता ही अपना कब्जा जमा कर बैठेंगे। क्या नारी शक्ति के नाम पर इससे बड़ा कोई विरोधाभास, कंट्राडिक्शन हो सकता है? सरकार दिन रात ढोल पीटती है कि जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया, लेकिन 1996 में जब यह बिल पहली बार आया था तब गीता मुखर्जी कमेटी ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि महिलाओं को राज्यसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर 30 साल बाद आप सच में समय के साथ कोई ऐतिहासिक बदलाव ला ही रहे हैं तो महिलाओं को उन अहम और सुरक्षित सदनों के बाहर रखने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है? यानी टीवी पर और संसद में जो ढोल पीटे जा रहे हैं वो आर्टिकल 330 के लिए थे, लेकिन जो बात जनता से छिपाई गई थी वो आर्टिकल 334A की शर्तें थीं और विधानसभा और विधान परिषदों से महिलाओं को दूर रखने का गेम था। इसी आर्टिकल ने आरक्षण को 2029 या उसके भी आगे धकेल दिया। लेकिन अब एक मिनट के लिए रुकिए। मान लीजिए 2026 का परिसीमन हो गया, यूपी बिहार की सीटें बढ़ गई, दक्षिण भारत को ज़्यादा सीटें नहीं मिली और 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल भी गया। तब भी क्या? एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा नहीं होता। जरा अपने अपने गांवों और वार्डों की तरफ झांक कर देखिए। क्या संविधान का कानून बन जाने के बाद एक गांव की गरीब महिला सच में कुर्सी पर बैठकर राज करेगी या फिर उस कुर्सी के पीछे एक बहुत पुरानी और खतरनाक बीमारी अपना सिर उठाएगी, जिसे हमारे समाज में कहते हैं प्रधानपति सिंड्रोम? इसे समझने के लिए हमें किसी बाहरी भरकम एग्जाम्पल की नहीं बल्कि अपने ही गांव की हकीकत देखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोगों ने पंचायत नाम की बहुत ही मशहूर वेब सीरीज़ देखी होगी। उसमें क्या होता है, गांव की प्रधान होती है मंजू देवी, लेकिन प्रधानी कौन चलाता है? उनके पति यानी प्रधान जी ब्रजभूषण दुबे। मंजू देवी सिर्फ घर में लौकी छीलती है, चूल्हा चौका करती है, कागज़ों पर अंगूठा या दस्तखत करती है। साथियों, यह सिर्फ एक वेब सीरीज़ की कहानी नहीं है, यह हमारे देश की सबसे कड़वी सच्चाई है, जिसे समाजशास्त्र की भाषा में प्रधानपति सिंड्रोम कहा जाता है। साल 1992-93 में हमारे संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत गांव की पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। कुछ राज्यों में तो यह 50% है। नियम यह था कि महिला प्रधान बनेगी तो गांव का विकास होगा, लेकिन हमारे देश के चालाक और रसूखदार पुरुष प्रधान समाज ने इसका क्या तोड़ निकाला?
उस गांव की सीट महिला के लिए रिजर्व फिक्स हो जाती है, तो गांव का बाहुबली या पुराना नेता अपनी पत्नी, बहू या बेटी को चुनाव में खड़ा कर देता है। पोस्टर पर फोटो महिला की होती है, लेकिन उसके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा होता है, फला फला नेताजी की पत्नी को वोट दें। चुनाव जीतने के बाद में वापस महिला चौके चूल्हे पर चली जाती है और ग्राम पंचायत की मीटिंग से लेकर ब्लॉक के सारे टेंडर तक सब कुछ उसका पति या ससुर पास करता है। महिला सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह जाती है। अब आप सोचिए, जब गांव की छोटी सी पंचायत में बाहुबली अपनी कुर्सी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या दिल्ली की संसद और लखनऊ की विधानसभा में वो अपनी कुर्सी आसानी से छोड़ देगा? जमीनी विश्लेषकों का सबसे बड़ा डर यही है कि 33% आरक्षण लागू होने के बाद जो बाहुबली नेता, माफिया या अरबपति सांसद हैं, वो अपनी पत्नियों को डमी उम्मीदवार बनाकर संसद में बिठा देंगे और हम देश में एक नया शब्द सुनेंगे, सांसद पति और विधायक पति। और वो अमीर महिला सांसद सिर्फ घर से साइन करके फाइलें भेज दिया करेंगी। तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं को आरक्षण देना ही गलत है? बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्रियों, सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि बदलाव रातों रात नहीं आता। जब एक महिला पहली बार प्रधान बनती है तो शायद वो रबड़ स्टाम्प होती है, लेकिन जब वो 5 साल तक कागजों पर साइन करती है, ब्लॉक में अधिकारियों से मिलती है, तो दूसरी या तीसरी बार में वो अपने पति से पूछने लगती है कि सुनिए, इस फाइल में क्या लिखा है, मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूँगी। धीरे धीरे ही सही आवाज़ बाहर आती है। इसलिए आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर सच में सांसद पति वाले इस धोखे को रोकना है तो आरक्षण के साथ कोटे के अंदर कोटा, पिछड़े वर्ग और गरीब महिलाओं की हिस्सेदारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि चुनाव सिर्फ अमीर घरानों की डिक्टेशन पर ना चले, बल्कि गांव की वो असली महिला चुनकर आए जिसके पास अपना खुद का संघर्ष हो। तो साथियों, परिसीमन के धोखे और प्रधानपति वाले डर को हमने समझा, जो ज़मीनी हकीकत है। इन सब बातों को सुनकर शायद किसी को लगे कि क्या ये महिला आरक्षण बिल बेकार है? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। अगर इसकी कमियों जैसे कोटे के अंदर कोटा को ठीक कर दिया जाए और ज़मीन से जुड़ी असली महिलाओं को संसद भेजा जाए तो यह बिल हमारे देश की तकदीर बदल सकता है। कैसे? ज़रा सोचिए, जब आपके घर में पिता के हाथ में महीनों की पगार आती है तो उनका ध्यान कहाँ होता है? शायद घर की मरम्मत, कोई नई गाड़ी लेने पर या बाहर के किसी काम पर। लेकिन जब वही पैसा घर की माँ के हाथ में जाता है तो वो सबसे पहले क्या सोचती है? वो सोचती है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर में राशन पूरा है या नहीं, अगर कोई बीमार है तो उसकी दवाई लानी है। और हमारी संसद, पार्लियामेंट भी पूरे देश का एक बड़ा सा घर ही है। और जब उस संसद में 543 में से 181 कुर्सियों पर माएँ और बहनें बैठेंगी तो देश का बजट भी उसी तरह बदलेगा। और ऐसी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस, यूएन वुमेन और वर्ल्ड बैंक के सालों का पक्का डेटा है। दुनिया भर की रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि एक पुरुष नेता का ध्यान अक्सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़ी बड़ी सड़कें, पुल और बिल्डिंग बनाने पर होता है, क्योंकि सड़कें और पुलों में बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, ठेकेदारी होती है। लेकिन जब एक महिला नेता बनती है तो उसका ध्यान ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंसानों पर होता है। एक महिला सांसद सड़कों से ज़्यादा इस बात पर लड़ती है कि गांव के अस्पताल में डिलीवरी के वक्त महिलाओं को सही इलाज मिल रहा है या नहीं, सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग से साफ़ टॉयलेट है या नहीं है, क्योंकि टॉयलेट ना होने की वजह से लाखों बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। गाँव में पीने का साफ़ पानी, हैंडपम्प, वाटर सप्लाई है या नहीं, क्योंकि पानी भरने के लिए मीलों दूर महिलाओं को ही जाना पड़ता है, पुरुषों को नहीं। शराबबंदी और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सख्त कानून बने। कल्पना कीजिए, जब संसद में 1/3 महिलाएं खड़े होकर एक सुर में बच्चों की शिक्षा, कुपोषण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट मांगेंगी तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनकी बात को अनसुना कर दे। देश की नीतियां अमीरों को और अमीर बनाने के बजाय समाज के आखिरी इंसान की तरक्की की तरफ मुड़ जाएगी। यही इस नारी शक्ति वंदन बिल का सबसे खूबसूरत और असली सपना है। और यह सपना तभी साकार हो सकता है जब हर एक वर्ग और समुदाय की महिलाओं को बराबर भागीदारी का मौका मिले। पर वर्तमान सरकार समान भागीदारी हर किसी को देना ही नहीं चाहती, इसलिए जानबूझकर इस बिल में परिसीमन और बिना ओबीसी कोटे का ऐसा पेच फंसाया गया ताकि विपक्ष मजबूर होकर इसका विरोध करे। सरकार जानती थी कि अगर विपक्ष विरोध करेगा तो हम उन्हें महिला विरोधी साबित कर देंगे और जनता की सहानुभूति, सिंपैथी बटोर लेंगे। और विपक्ष भी इस जाल को समझ गया, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि हमें 543 सीटों पर आज ही आरक्षण दो, हम आज ही वोट करेंगे, जैसा हमने 2023 में नारी शक्ति बिल का समर्थन किया।
इस तरह दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और पूरी महाभारत में इस पूरी कुर्सी की लड़ाई में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो है हमारे गांव की वो आम महिला जो आज भी अपने हक के लिए सिर्फ तारीखों का इंतजार कर रही है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि यह महिला आरक्षण बिल एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी कदम था, लेकिन इसे गलत नीयत और राजनीतिक स्वार्थ के साथ लागू करने की कोशिश की जा रही है। देश की आधी आबादी यानी हमारी माताओं बहनों के साथ जो यह राजनीतिक फरेब हुआ है उसे समझना हर उस युवा, हर उस छात्र और हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो कल वोट डालने जाएगा। एक बात हमेशा याद रख लेना, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे तरक्की के सारे दरवाजे खुलते हैं, लेकिन अगर वो चाबी किसी बाहुबली या अरबपति के हाथ में ही रही तो वो हमारे देश की गरीब महिला जो आज भी अपने खेत की मेंढ पर खड़ी है तो वहीं खड़ी रह जाएगी। बदलाव तब नहीं आता जब दिल्ली के AC कमरों में बैठकर कोई कानून पास होता है। बदलाव तब आता है जब इस विविधताओं से भरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का आम मतदाता, वो आम छात्र और वो आम महिला उस कानून के पीछे छिपे धोखे को समझ जाती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने घर की हर उस महिला तक पहुंचाएं जिसे टीवी की बहसों ने भ्रम में डाल रखा है। इसे हर एक उस छात्र तक पहुंचाइए जो कल इस देश का भविष्य तय करेगा। हर उस नागरिक तक पहुंचाइए जिसे भरमाया जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और उसकी ज़मीनी हकीकत के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।